हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीजीएस सर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अमोनिया की स्टडी करी थी, अमोनिया की प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज। आज मैं उसके आगे चल रहा हूँ। अपन नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे थे, तो आज मैं नाइट्रोजन में एसिड्स की बात करूँगा, ऑक्सो एसिड्स की। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। फर्स्ट वीडियो में मैंने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर और उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, तो इस वीडियो में वो रिपीट भी होंगी। और जब मैं नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड का ये वीडियो डिस्कस करूंगा तो इसमें ध्यान रखना, तो बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बहुत सी प्रॉपर्टीज अपनी कवर हो जाएंगी। तो दोबारा से अपने को नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, इसी में सब कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। और फिर वीडियो के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा आज, चेक करने के लिए कि कौन से स्टूडेंट्स वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं, और तुम्हें उन क्वेश्चंस का रिप्लाई मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे करना है, जिससे अपने को पता चल सके हु इज सीरियस, ठीक है। तो अब देखो, मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ऑक्सो एसिड्स की बात कर रहा हूँ। नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं दो एसिड्स बताऊंगा मेनली, जो दो मेन है। मैंने पहले ही बताया था, एक नाइट्रस एसिड और दूसरा कौन सा है, नाइट्रिक एसिड। सो नाउ कम टू नाइट्रस एसिड। नंबर 1, नाइट्रस। फॉर्मूला आप जानते हैं, HNO2। स्ट्रक्चर की बात अपन ऑलरेडी कर भी चुके हैं पहले। ये इसका स्ट्रक्चर है HNO2 का, ये बात अपन पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन और कुछ प्रॉपर्टीज। नंबर 1, प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड कोई एक एसिड कैसे बनाया जा सकता है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, अपन पहले भी कर चुके हैं। क्या करें, उसका सॉल्ट ले लें और जिस एसिड को बनाना है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करा दें। अब नाइट्रस एसिड तो वैसे भी वीक एसिड की कैटेगरी में आता है, तो क्या करेंगे अपन, इसका कोई सॉल्ट ले लूं। सपोज मैंने NaNO2 ले लिया, सोडियम नाइट्राइट, और मैंने क्या किया, उसको HCl से रिएक्ट करा दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करा दिया। क्या बन जाएगा भाई, इससे NaCl प्लस HNO2। ये मेथड मैं लैब मेथड में भी यूज कर सकता हूँ। मैं ऐसे ही इसको रिएक्ट करा सकता हूँ H2SO4 से, स्ट्रॉन्ग एसिड से। सॉल्ट ले लिया मैंने वीक एसिड का और उसको स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करा दिया। क्या बन जाएगा भाई यहाँ पे, Na2SO4 प्लस HNO2। रिएक्शन को बैलेंस करा देंगे, ठीक है। तो ये दोनों तो अपन लैब मेथड में भी यूज कर सकते हैं। और इस रिएक्शन को और इसको बहुत याद रखना अच्छे से, क्योंकि ऑर्गेनिक में आगे चल के ये दोनों रिएक्शन जिनसे नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एसिड बन रहा है, बहुत सी रिएक्शन में यूज करेंगे, खास करके जब डाइब्यूटाइजेशन वगैरह पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, याद रखना इसको। तो ये नाइट्रस एसिड की प्रिपरेशन अपन ने इजी मेथड से कर दी, बहुत ज्यादा डिटेल में नाइट्रस एसिड की स्टडी नहीं करनी। अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज में कुछ आ जाऊं मैं, तो प्रॉपर्टीज में एक खास बात नाइट्रस एसिड की सबसे ज्यादा, कि इट इज नॉट वेरी स्टेबल। रूम टेम्परेचर पे ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इवन थोड़े कम टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो इट इज नॉट वेरी स्टेबल। एक पॉइंट याद रखो, जो खास करके अपन ने फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ी थी, पॉइंट याद है, बात करी थी कि नाइट्रोजन के कंपाउंड्स जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर +1 से +4 तक है, वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। तो नाइट्रस एसिड में देखो ऑक्सीडेशन नंबर अपने को देखने को क्या मिल रहा है, +3, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा ही, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं कि ये डिकम्पोज हो जाएगा NO में और HNO3। अब उस रिएक्शन को देखो मैं कैसे लिख के बता रहा हूँ, तुमको ध्यान से देखो। मैंने क्या लिखा, HNO2, पहले HNO2 को ब्रेक किया मैंने NO में प्लस H2O में, और मैंने नेसेंट ऑक्सीजन निकाला। अब बैलेंस करना चाहें तो भाई बैलेंस कर सकते हैं, और ये रिएक्शन अपने को बैलेंस दिखे, ठीक है। ये हो, अब
ये जो ऑक्सीजन बनी यही HNO2 को फिर से ऑक्सीडाइज कर देगी और इससे बन जाएगा क्या, HNO3। देखो क्या, अब इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, 3HNO2, it gives 2 और 1 3, it gives 2NO plus HNO3 plus H2। देखो रिएक्शन बैलेंस हो गया ना, ठीक। तो अब बेसिकली मैं क्या कह सकता हूं, देखो एक तरीके से ये डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका, +3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, +2 एंड हियर इट इज +5। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ, डिक्रीज हुई और इंक्रीज हुई, नाइट्रिक ऑक्साइड और HNO3 मिला। अब इस रिएक्शन को और डिटेल में मैं देखूं तो इस रिएक्शन में देखो यहाँ पे ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है HNO2। इट मींस आई कैन यूज दिस एसिड एज ऑक्सीडाइजिंग बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन। और इस रिएक्शन में ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब खुद क्या हो रहा है, HNO3 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर कोई खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को क्या कर सकता है, रिड्यूस। मतलब इस रिएक्शन में ये यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। तो नाइट्रस एसिड पे क्वेश्चन एक बार नीट में आ चुका है ऐसे कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। तो उसमें आप नाइट्रस एसिड कर सकते हैं क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर वैसे भी मिडिल में है, +3 है, तो ये हायर में भी जा सकता है। नाइट्रोजन का हाईएस्ट +5 है और लोएस्ट नाइट्रोजन का -3 होता है। फिलहाल इसमें ये रिएक्शन अपने को देखने को मिलती है। और जो जिन एसिड्स में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है वो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। जिनमें लोएस्ट है कंपाउंड्स में वो केवल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। कैसे, जिनमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वो खुद रिड्यूस होंगे तो दूसरे को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज। पर जो मिडिल में है उनमें मैं दोनों रिएक्शन देख सकता हूँ। और एक बात करी भी थी कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। ये रिएक्शन अपन ने फर्स्ट लेक्चर में भी देखी थी, तो देखो ये रिएक्शन फिर से रिपीट हो गई यहाँ। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। तो नाइट्रस एसिड में ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखने वाला है। नाइट्रस एसिड में मैं एक दो रिएक्शन यहाँ पे और डिस्कस कर रहा हूँ। क्या, एक इसके जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है और कुछ रिएक्टिंग प्रॉपर्टी है वो खास करके अपने को ऑर्गेनिक रिएक्शन में भी देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन तुम देखो यहाँ पे, जब अपन बेसिकली क्या ले लेंगे, C6H5NH2 एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, इसको एनिलीन कहते हैं। अगर मैंने इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से लिख दी HNO2 से, HNO2 को HONO करके भी लिख सकते, तब आप क्या बनाएंगे, यहाँ पे यहाँ फॉर्म करना है C6H5N2Cl प्लस H2। इसकी मैकेनिज्म डाइजोटाइजेशन की ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। इसको बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बोलते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये याद रखना, यहाँ पे ऑर्गेनिक में काम आएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, कई बार HNO2 ना लिख के क्या लिख सकता हूँ मैं, NaNO2 और HCl लिख सकता हूँ। अच्छा, डायज़ोनियम भी रूम टेम्परेचर पे ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इसलिए क्या करते हैं, कई बार ऐसे लिख देंगे NaNO2 एंड HCl और लो टेम्परेचर ले लेंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, आइस कोल्ड कंडीशन ले लिया अपन ने। यहाँ पे बनाना अपने को यही है, मतलब ऐसे पूछे या ऐसे पूछे एक ही बात। एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, अगर इसी रिएक्शन में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसके बाद इसी में अगर मैं सपोज ये एलिफेटिक अमीन ले लेता RNH2 लूं मैं, सपोज मैंने C2H5NH2 ले लिया और यहाँ पे यही रिएक्शन मैंने नाइट्रस एसिड से लिख दी, या NaNO2HCl NaNO2H2SO4 ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे भी पहले तो यही बनेगा N2Cl R N2Cl, पर अपन क्या करेंगे, इसको आगे ले जाएंगे कहाँ तक, अल्कोहल तक, ROH प्लस नाइट्रोजन प्लस H2O ऐसे लिख के रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। इसका डिस्कशन आगे चल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। तो नाइट्रस एसिड की ये दो रिएक्शन खास करके अपने को ऑर्गेनिक रिएक्शन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा देखने को मिलेंगी। ये रिएक्शन यहाँ इनऑर्गेनिक के लिए याद रखना, प्रिपरेशन याद रखना। तो ये बात मेनली हो गई अपनी किसकी, नाइट्रस एसिड के लिए।
ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूँ इस पे नाइट्रिक एसिड, जिसके बारे में अपने को ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलें, क्योंकि जब तक खुद ना लिखो तब तक चीजें याद नहीं होती हैं, बार बार देखने से याद नहीं होगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं किसकी, नाइट्रिक एसिड HNO3। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, मैंने पहले बताया था नाइट्रोजन ग्रुप 15 में +5 के लिए एक यूज होता है, तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड की बात करने जा रहा हूँ। इसके स्ट्रक्चर की बात, नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर की बात अपन पहले भी कर चुके हैं, HONO2 ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, बॉन्ड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और फिर एक सिंगल बॉन्ड इसको शो कर देंगे। ये सब बातें अपन पहले कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं नाइट्रिक एसिड। अब सबसे पहले नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन की मैं बात करने जा रहा हूँ। नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन, ठीक है। अच्छा, अब नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन जो मैंने अभी बात करी थी, नाइट्रस एसिड में भी कैसे कि सॉल्ट ले लो और उससे जो एसिड को बनाना है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करा दो। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, लैब मेथड में अगर मैं बात करूँ तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे इसका कोई सॉल्ट ले लूँ, सपोज मैंने NaNO3 ले लिया, और फिर मैंने इसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा दिया। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, नाइट्रिक एसिड से ज्यादा मानते हैं हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग। क्या बन सकता है यहाँ पे, देखो मैं क्या बना सकता हूँ, यहाँ पे NaHSO4 और साथ में HNO3, ये नाइट्रिक एसिड बन गया। ध्यान से देखो इसको। तो ये रिएक्शन मैं किसमें यूज कर सकता हूँ, इसके लैब मेथड में, सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन को। हालांकि यहाँ पे नाइट्रिक एसिड इज आल्सो क्वाइट ए स्ट्रॉन्ग एसिड, इसलिए बहुत ज्यादा यूज नहीं, पर अपन प्रिपेयर तो इस तरीके से इसको कर ही सकते हैं। ठीक है ना। इस रिएक्शन को एक बार फिर ध्यान से देख लो और किससे कंपेयर करो, जो मैंने HNO2 की रिएक्शन पढ़ाई थी अभी। HNO2 को कैसे रिएक्ट बनाया था मैंने, सोडियम नाइट्राइट ले लिया था और सोडियम नाइट्राइट से मैंने रिएक्शन करा दी थी। वैसे ही मैंने किसको बना लिया, नाइट्रिक एसिड को मैंने क्या कर लिया, सोडियम नाइट्रेट ले लिया और सोडियम नाइट्रेट को H2SO4 से रिएक्ट करा दिया। ऐसे ही मैं पोटेशियम नाइट्रेट भी ले सकता हूँ, की बात, ठीक है। अच्छा, नाउ कम टू सेकंड मेथड। ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर यही पूछा जाता है और बोर्ड के लिए 12th क्लास में बहुत पूछा जाता है ये प्रोसेस। इसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं हम लोग, ऑस्वाल्ड मेथड। ये हो गया ऑस्वाल्ड मेथड। अच्छा, ऑस्वाल्ड मेथड में क्या करना है अपने को, नाइट्रिक एसिड बनाना है। अच्छा, नाइट्रिक एसिड सोचो किससे बना सकते हैं अपन। एक अपन ने बात करी थी चल के पहले, जब अपन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक बात करी थी कि नाइट्रिक एसिड कैसे बनाया जा सकता है। नाइट्रिक एसिड HNO3 है, तो HNO3 का एनहाइड्राइड कौन सा बन जाएगा, कौन सा ऑक्सो एसिड, N2O5, वहाँ भी +5 है। और एक बात करी थी NO2 में क्या था, NO2 को वाटर में ऐड करते हैं तो HNO3 भी मिलती है, HNO2 भी, तो उससे बना सकते हैं। तो स्वाल्ट ने क्या किया कि भाई वहां तक जाने के लिए पहले क्या किया, फर्स्ट पॉइंट इसने अमोनिया का किया ऑक्सीडेशन, प्लेटिनम गॉस की प्रेजेंस में, इसको एक तरीके से कैटलिस्ट मान लो, इसके साथ हीट कर दिया और यहाँ से मैंने क्या फॉर्म किया, NO प्लस H2O से बैलेंस कर सकते हो। बाकी तो रिएक्शन केवल मुझे बैलेंस करनी है। यहाँ से बनाया नाइट्रिक ऑक्साइड। अब नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया NO। सेकंड क्या है, NO एयर से ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो सकता है, NO2। ये तो सिंपल सी रिएक्शन है, पर इस तरीके से इस रिएक्शन को सिंपली बैलेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये एक इक्विलिब्रियम के फॉर्म में है। अब NO2 को वाटर में ऐड करोगे तो क्या बनेगा, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि NO2 में ऑक्सीडेशन नंबर +4 है
और अगर मैं वाटर में ऐड करूं तो कौन सा एसिड बनाऊं? भाई जो नाइट्रस एसिड है वो +3 है, जो नाइट्रिक है वो +5 है, ये मिडिल में है +4, तो इससे दोनों ही एसिड बनाने हैं मुझे। कौन सा? +5 का भी और +3 का भी। अब यहाँ से देखो तुम्हें HNO2 लिखा हुआ नहीं मिलेगा, यहाँ पे रिएक्शन में लिखा हुआ क्या मिलेगा? साथ में NO + H2O। वो कैसे? जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया कि HNO2 भी ब्रेक होके क्या देगा अपने को? फाइनली क्या मिलता है? HNO3 + NO + H2O। तो अपन डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं NO + H2O दैट गिव्स HNO3 + NO। इस तरीके से रिएक्शन लिख दी जाती है। मैंने उसको ब्रेक करके लिख दिया है जिससे तुम समझ जाओ। तो ये रिएक्शन अपनी पहले लिखी हुई है, तो तुम अगर बुक्स में देखोगे तो तुम्हें यहाँ नाइट्रस एसिड नहीं लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ साथ में क्या मिल जाएगा? NO, और फिर आप इसको बैलेंस कर लीजिए। तो ये बड़ा सिंपल सा मेथड है। बस यहाँ तुम्हें कंफ्यूजन होगा ये NO मुझे कहाँ से मिल गई, तो वो मैंने अभी बताया। फिर इस NO को आप फिर दोबारा यूज कर सकते हैं, फिर उससे NO2 बना लीजिए। तो ये एक बेटर मेथड बन जाता है ओस्वाल्ड मेथड नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ से जो नाइट्रिक एसिड मिलेगा वो करीब 50 to 55% तक रहेगा। अब अपन उसको क्या करेंगे? डिस्टिल करेंगे। डिस्टिल करके अपन थोड़ा सा और वाटर रिमूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये तो गैसियस फॉर्म है इस तरीके की, तो वाटर वहां रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि जब अपन इसको डिस्टिल करने लगते हैं और जब ये 68% बाई मास ऑफ नाइट्रिक एसिड पहुंचता है, मतलब रिमेनिंग क्या हो गया? वाटर। तो ये नाइट्रिक एसिड और वाटर का जो मिक्सचर है वो एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बन जाता है। करीब वहां पे बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा हो जाता है 121 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इसको ऐसे याद रख सकते हो जैसे पुराने जमाने में शगुन में 121 रुपए दिए जाते थे, तो ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ पे हालांकि ज्यादा पूछते नहीं है पॉइंट, फिर भी तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बन जाता है, मतलब इसका और जो रिमेनिंग बचा वाटर उसका। अब बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया, तो अब मैं कैसे डिस्टिल करूं? अब दोनों को कैसे सेपरेट करूं? नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ऐसे जो मिक्सचर होते हैं उनको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एजियोट्रॉपिक। ये सॉल्यूशन चैप्टर जब फिजिकल में आएगा तब पढ़ने को मिलेगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो इनमें प्रॉब्लम होती है कि अब मैं इसको कैसे यहाँ से वाटर को रिमूव करूं। तो अपन क्या करते हैं, इसमें फिर थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड मिला के फिर इसको डिस्टिल करते हैं, तो वहां से सल्फ्यूरिक एसिड फिर वाटर को रिमूव करता है। वो उतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है कि नाइट्रिक एसिड कब वाटर के साथ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बनाता है, तो याद रखना 68% बाय मास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे ओस्वाल्ड मेथड में पूछा जा सकता है। ऐसे में एक थर्ड मेथड की अगर बात करूं तो उसमें क्या किया गया, उसको बर्कलैंड एंड आइड प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें क्या किया गया, बर्कलैंड आइड प्रोसेस में कुछ नहीं है, ये और ये स्टेप सेम है, बस उन्होंने NO को कैसे बनाया, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, उन्होंने डायरेक्ट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हीट कर दिया। मैंने पहले बताया था नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, नाइट्रोजन इज नॉट वेरी मच रिएक्टिव, इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए अपने को। मैंने बताया था कई कई जगह तो 3000 डिग्री भी लिखा मिलता है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन को हीट करके NO बनाई और फिर बाकी ये दोनों स्टेप सेम है, फाइनली HNO3 तक अपन पहुंच जाएंगे। तो ये मेन 3 मेथड्स हैं। इसको तुम लैब मेथड में भी यूज कर सकते हो, लार्ज स्केल प्रिपरेशन में पूछा जाए ओस्वाल्ड मेथड बताया जाता है। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो खास करके NCERT में भी मिल जाएंगे। बर्कलैंड आइड प्रोसेस भी अलग से पूछा जा सकता है क्योंकि ये दोनों स्टेप कॉमन है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन की। नाउ कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड की बहुत सी प्रॉपर्टीज तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेंगी, मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पे। और इनऑर्गेनिक में भी नाइट्रिक एसिड बार बार बहुत से चैप्टर्स में इसकी रिएक्शंस देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने को याद रखना है इसकी प्रॉपर्टीज।
तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहा हूं, प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो उस प्रॉपर्टी में नंबर 1 प्रॉपर्टी जिसकी मैं बात करूं, तो भाई एसिड है तो उसके बारे में क्या बताना। एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी तो आपको देखने को मिलेगी ही भाई, एसिडिक प्रॉपर्टी, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाइट्रस एसिड मैंने बताया था वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड किनको कहते हैं, जो ऑलमोस्ट 100% आयनाइज हो जाए वाटर में। वीक एसिड कौन होते हैं, जो बहुत वीकली आयनाइज होते हैं, उनको वीक एसिड बोलते हैं। कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं हो पाता वीक एसिड का। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड में याद करो, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि जनरली अपन 6 स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादातर काउंट करते हैं, जिसमें अपन ने क्या कौन सा यूज किया था, HClO4 पर क्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसके बाद अपन HI हाइड्रोआइडिक एसिड, HBr, देन HCl, देन नाइट्रिक एसिड। ये मेन 6 स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड में वाटर में ऐड करोगे आयनाइज हो जाएगा, एसिड बेस से रिएक्ट कराओगे सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। तो उन रिएक्शंस को बार बार लिखने की जरूरत मैं नहीं समझ रहा फिलहाल, ठीक है। नंबर 2 रिएक्शन इसमें कौन सी मिल जाएगी मुझे देखने को, नंबर 2 पे ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ध्यान से देखो कि जो नाइट्रिक एसिड है HNO3, ये सनलाइट में डिकम्पोज हो जाता है, और सनलाइट में वो जो डिकम्पोज होके क्या देगा, अभी देखो मैंने NO2 से बनाया था नाइट्रिक एसिड, तो मुझे देखने को क्या मिल जाएगा, NO2 प्लस वाटर, और क्या बना सकता हूं मैं साथ में, ऑक्सीजन। ये रिएक्शन मुझे देखने को मिलेगी। थोड़ी बैलेंसिंग की बात करें तो ये 2 और ये 2, तो 4 और 1, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो बैलेंस। तो नाइट्रिक एसिड सनलाइट में डिकम्पोज होकर NO2 प्लस वाटर प्लस O2 देता है। और NO2 का कलर अपन यहाँ देख चुके हैं पहले, ब्राउनिश कलर। तो वो NO2 अगर नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व हो जाए तो कुछ ब्राउनिश सा येलोइश सा कलर भी आने लगता है, और यहाँ ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है, ये भी तुम्हें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नाइट्रिक एसिड की ये प्रॉपर्टी अपने को देखने को मिलेगी। तो ये 2 मेन प्रॉपर्टी हो गई। अब मैं बात कर रहा हूँ एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी की, जो कि कौन सी प्रॉपर्टी है, इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर। एसिड्स में नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडाइजिंग नेचर आपसे बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। मैंने बताया ना +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और +5 यानी हाईएस्ट में है, तो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। तो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर अपने को देखने को मिलेगा। इसमें मैं देखो इसको कैसे शो कर सकता हूँ, इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करने के लिए मैं पहले तो ऑक्सीजन रिलीज करूँ। तो मैं तुमको 2 रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूँ। एक रिएक्शन जिसमें मैं नाइट्रिक एसिड को ब्रेक कर रहा हूँ, किसमें, NO2 प्लस H2O और नेसेंट ऑक्सीजन। फिर इसी नाइट्रिक एसिड को मैं ब्रेक कर रहा हूँ किसमें, NO प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन। ध्यान रखना, बाकी तो सिर्फ इसका बैलेंसिंग का खेल है। तो अगर मैं बैलेंस भी करना चाहूँ तो ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, 4, 5 और 6, और ये बैलेंस हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे HNO3 में इसको अगर बैलेंस करने की बात करूँगा, HNO3 प्लस NO प्लस H2O, तो ये भी वैसे ही बैलेंस हो जाएगा। इसको यहाँ पर 2 कर दूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग पे ध्यान नहीं देना है, पर यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये 6 हो गया, ये 2, ये 3, तो ये 3। तो देखो अब इसको मैं NO2 और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन, या NO के साथ नेसेंट ऑक्सीजन निकाल सकता हूँ। तो इसका मतलब नाइट्रिक एसिड की जब मुझे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, तो ये जिस चीज को ऑक्सीडाइज करेगा वो मिलेगा, और साथ में इन दोनों मोस्ट कॉमनली मुझे या तो NO2 मिलेगी या NO मिलेगी। कब, कहाँ, क्या मिलेगी, ये 2-3 पॉइंट, ये पॉइंट 2-3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्या, कौन से फैक्टर्स हैं वो, कि नाइट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन क्या है, टेम्परेचर क्या है, या मैं इससे जिस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ वो कौन सा है। तो ये थोड़े से पॉइंट यहाँ ध्यान रखने वाले हैं। इसको अभी मैं और डिटेल में इसी लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले मैं तुमको बताने जा रहा हूँ कि ये किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है।
तो सपोज अगर मैंने इसके ऑक्सीडेशन में मैंने पहले कर दिया इसका सबसे पहले ए ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। तो अगर मैं नॉन मेटल्स के ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूं और यहां पे मैं अब यूज करने जा रहा हूं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। जब भी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज किया जाए तो तुम मोस्ट कॉमनली ये वाली रिएक्शन यूज करोगे जिसमें इससे क्या मिलेगा मुझे NO2, इट विल गिव NO2, और जो सब्सटेंस लेंगे उसको क्या करेंगे ऑक्सीडाइज बाय द यूज ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीडेंट। फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन लिखने जा रहा हूं कि मान लो मैंने यहाँ पे नंबर 1 मैं सल्फर का ऑक्सीडेशन करके दिखाता हूं। तो पहले मैं ये वाली रिएक्शन अगर लिख दूं तो सपोज मैंने रिएक्शन लिखी HNO3 it gives NO2 plus H2O plus O, ठीक है, ये वाली रिएक्शन। अब मैं सल्फर को ऑक्सीडाइज करना चाहता हूं। सल्फर किसमें ऑक्सीडाइज हो सकता है मैक्सिमम SO3 तक, और वाटर की प्रेजेंस में SO3 क्या दे देगा मेरे को H2SO4। सो मुझे SO3 फॉर्म करना है तो 3 ऑक्सीजन ले ली, 3 यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे 1 है नेसेंट ऑक्सीजन, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं तो देखो मुझे देखने को क्या मिल जाएगा, 3 into 2 ये तो कितने हो गए 6 नाइट्रिक एसिड हो गए, ठीक है, 6 मॉलिक्यूल्स इसके, और ये साथ में सल्फर 3O और 3O यहाँ 3O हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। वाटर कितने हो गए 3H2O, इधर एक H2O है तो ये कैंसिल हो गया, और मेरे को क्या फॉर्म में क्या मिल गया H2SO4 प्लस 2H2। अब आप देख लीजिए रिएक्शन भी आपको देखने में बैलेंस मिलेगी, 4 और 6 2 ये 6 हाइड्रोजन हो गए, और साथ में और क्या बनना चाहिए भाई, साथ में ये NO2 2NO2, ये देखो दिख रहा है 2 नहीं 2 into 3 6 हो जाएगा, ये हो गया, ये रिएक्शन हो गई बैलेंस, देख लो ध्यान से, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं, एक तरीके से मुझे क्या मिला, सल्फर जब मैंने लिया नॉन मेटल लिया तो उससे मुझे क्या मिल गया भाई, सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया, मुझे सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया, ध्यान रखना। सल्फ्यूरिक एसिड की स्पेलिंग में कई लोग HClPH भी लिख देते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैंने नॉर्मल लिख दिया, तो मुझे सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया। तो एक चीज यहाँ से हिंट ले सकते हो कि जब मैं नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज करूंगा नाइट्रिक एसिड से तो मैं क्या करूंगा, एक एसिड बनाऊंगा, क्या बना दूंगा, एक एसिड। अब बार बार पूरी रिएक्शन लिख के ऐसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, वो तो आप कभी भी पूछ ही जाए तो इजीली देख सकते हो, बोर्ड में जब करोगे अपने 12th बोर्ड में तो वहां बैलेंस करके दिखा देना। यहाँ तो ऑप्शंस मिलते हैं नीट और जेई के एग्जाम में, ये रिएक्शन रब करने जा रहा हूँ, अब कोशिश किया करो साथ साथ रिएक्शन देख लो एक बार, फिर चाहे तो वीडियो पॉज करके रिएक्शन नोट कर लो, ठीक है। अच्छा अब देखो वही मैं बात कर रहा था किसकी, ए पॉइंट में नॉन मेटल्स की ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में अब देखो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, मैंने नाइट्रिक एसिड लिया और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कंसंट्रेटेड, और हॉट भी लिखा मिल सकता है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ भाई, मैंने सल्फर ले लिया, सल्फर को मैंने किसमें ऑक्सीडाइज किया H2SO4 में, क्या बचा NO2, तो सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NO2 प्लस H2O लिख के आप बैलेंस कर सकते हैं। अभी सपोज मैंने कार्बन, तो कार्बन से क्या मिल गया मुझे, कार्बोनिक एसिड, एक एसिड मिलना है, कार्बोनिक एसिड प्लस NO2, कार्बोनिक एसिड को कई बार ब्रेक कर देते हैं H2O और CO2 में। सपोज यहीं पे मुझे फास्फोरस दे दी गई P4, तो फास्फोरिक एसिड H3PO4 प्लस NO2 प्लस H2O, ये सारी रिएक्शंस आप लिख के इजीली बैलेंस कर सकते हैं। H2O तो
बैलेंसिंग में बार बार यूज कर ही सकते हो, ठीक है। अभी मान लो मैंने यहाँ पे आयोडीन ले ली होती, आयोडिक एसिड मिल जाता, आयोडिक एसिड क्या बन जाता, HiO3। तो ध्यान रखना जब मैं नॉन मेटल्स ले रहा हूँ तो सबके एक एसिड्स बना रहा हूँ, सल्फ्यूरिक, कार्बोनिक, फास्फोरिक, आयोडिक। एक चीज और ध्यान देनी है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक में अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं तो सल्फ्यूरिक में सल्फर का कितना हो गया मेरा +6, यहाँ पे +4, यहाँ पे कितना दिख रहा है +5, पर यहाँ पे कितना दिख रहा है +6, ठीक है। अच्छा +5। अब ध्यान रखना आयोडीन का मैक्सिमम होता है +7, पर मैंने कहा था ईक एसिड बनाना है, +7 के लिए HiO4 बनाना पड़ेगा, वो पर आयोडिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पे ईक एसिड तक जाना है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो ये रिएक्शन किसकी हो गई मेरी, जिसमें मैंने नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज किया नॉन मेटल। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। अब देखो यही रिएक्शन तुम्हारी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में यूज कर सकते हो, हालांकि सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के अपने और भी मेथड है, पर थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं, सल्फ्यूरिक, कार्बोनिक, फास्फोरिक, आयोडिक, ठीक है। ऐसे ही अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स। मैंने कुछ कंपाउंड्स ले लिए, सपोज मैंने क्या किया कि नाइट्रिक एसिड लिया, और यहाँ पे अभी अपन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की बात कर रहे हैं। नाइट्रिक एसिड लिया और इससे मैंने SO2 को ऑक्सीडाइज कर दिया, या फिर मैं इससे H2S को ऑक्सीडाइज कर दूं, या फिर मैं इससे फेरिक सल्फाइड ले लूं इस तरीके के, या फिर मैं इससे HI ले लूं। तो अब देखो, अब क्या सोचो, SO2 को ऑक्सीडाइज करना है तो SO2 को किस में ऑक्सीडाइज करोगे, SO3 में, और SO3 एक्वस मीडियम में क्या बना देगा, H2SO4, सिंपल सा H2SO4 बन गया। तो यहाँ पे मैं क्या बना सकता हूँ, H2SO4 प्लस वही NO2 प्लस H2। मैंने भी बताया कि जनरली जब मैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लूंगा तो तुम यहाँ पे NO2 फॉर्म करोगे, ठीक है। H2S, अब H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखो भाई -2 है, तो -2 से अपन बहुत आगे तक नहीं जाते, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी H2S को कहीं भी ऑक्सीडाइज करके तुम्हें दिखाया जाएगा तो मोस्ट कॉमनली सपोज मान लो 99% केसेस में तुम्हें H2S को पहले सल्फर में ही कन्वर्ट करना है, रिएक्शन को याद कर लो। तो यहाँ H2S को किस में कन्वर्ट करेंगे अपन, पहले सल्फर में, और बाकी क्या बचना है भाई, देखने को वही मिलेगा अपने को NO2 प्लस H2O। तो वो रिएक्शन तो अपनी बड़ी कॉमन सी है, हर बार वही देखने को मिलेगी, कुछ ज्यादा सोचना नहीं। अब अगर मैं फेरिक सल्फाइड ले रहा हूँ तो फेरिक सल्फाइड में ध्यान रखना क्या करना है अपने को, यहाँ पे H2S ले रहा हूँ तो सल्फर तक जाना है, बस सॉल्ट ले लें अगर तो सॉल्ट में मैं और आगे तक इसको ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ। सॉल्ट के केस में कैसे, फेरिक सल्फाइड को मैं यहाँ पे सल्फाइड है पर मैं इसको कहाँ तक ले जा सकता हूँ, सल्फेट तक, ठीक है। तो यहाँ से मैं फेरिक सल्फेट बना सकता हूँ, Fe2SO4 होल साइड प्लस NO2 प्लस H2, यहाँ भी वही। HI मैंने ले लिया, तो HI तो अपने आप में एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है, और नाइट्रिक एसिड अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे सिंपल से रिएक्शन देखने को मिलेगी आपको। HI में भी क्या है, आयोडीन किस में है, -1 में है, तो -1 से तुम कहाँ तक आओगे, पहले I2 तक। ध्यान रखना, देखो यहाँ पे 0 था ऑक्सीडेशन नंबर, तो मैं +5 कर दिया, यहाँ -1 है, तो -1 से पहले मैं किस में आया, 0 में, बाकी सब कहानी वही। ये रिएक्शन भी आगे ऑर्गेनिक रिएक्शन में भी यूज करने को मिलेगी, तुम्हें यूज होगी, जब जहाँ पे HI प्रोड्यूस होगा वहाँ HI को मैं नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करा दूंगा और HI को I2 में कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि HI एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये भी तुमको इम्पोर्टेंट रिएक्शन देखने को मिलेगी। एक रिएक्शन यहाँ थोड़ी सी याद रखना कि अगर मैं KI यूज कर रहा हूँ, पोटेशियम आयोडाइड, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखने वाला पॉइंट है। यहाँ पे भी I2 ही बनाना है मुझे, पर थोड़ा सा याद रखना यहाँ पे NO बनाना है ना, ये पॉइंट याद रखना, ये याद रखने वाली रिएक्शन होगी। और इसमें मैं एक रिएक्शन और बता दे रहा हूँ, ऊपर लिख देता हूँ इसको, कि अगर मैं
यहाँ पे फेरस सल्फेट ले लूंगा, ठीक है। कंपाउंड में अगर सपोज मैं यहाँ पे फेरस सल्फेट ले रहा हूँ, नेक्स्ट मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ, सपोज मैंने फेरस सल्फेट ले लिया, तो फेरस सल्फेट एक्वस सल्फेट को तुम फेरिक सल्फेट में तो करोगे और साथ में NO बनाओगे, और इस रिएक्शन को अभी अपन आगे चल के नाइट्रेट के टेस्ट में भी पढ़ेंगे, जहाँ पे फिर इन दोनों से एक अपन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ब्राउन रिंग टेस्ट जिसको बोलते हैं। तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, इसी लेक्चर में लास्ट में डिस्कस करूंगा उसमें। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए, इनको ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके बाद ये बात हो गई किसकी, मैंने किसको किया, नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर दिया, डी पॉइंट में मैंने कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज कर दिया। अगर अपन मेटेलॉइड्स की बात करें, सी पॉइंट ऑक्सीडेशन ऑफ मेटेलॉइड्स, जिनमें मेटल्स नॉन मेटल्स की दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज मिलती हैं। तो यहाँ पे मैं वही नाइट्रिक एसिड ले रहा हूँ कंसंट्रेटेड, कॉम्पैटिक एसिड, और सपोज मैंने यहाँ पे आर्सेनिक ले, नाइट्रोजन फैमिली का ये नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक। तो यहाँ पे क्या करना है, आर्सेनिक को इसको भी ऑक्सीडाइज करना है, एंटीमनी ले लिया उसको भी ऑक्सीडाइज करना है, और यहाँ आर्सेनिक को इसके एसिड तक ही लेके जाएंगे, वही ईक एसिड वाली बात हो गई जो नॉन मेटल्स में करी थी। तो यहाँ पे भी इससे अपन ईक एसिड बनाएंगे। अब वो ईक एसिड कैसे बना सकते हैं, मतलब +5 वाला मुझे यूज करना है, तो उसके लिए मैंने ये सपोज O4 लिख दिया, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ 3, तो देखो ये +5 बन जाएगा, -8 3, तो ये बचा +5, और साथ में फिर वही बात NO2, और बैलेंस करने के लिए अपन इजीली क्या लिख सकते हैं, और इसके साथ H2 या NO2 लिख के आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो बात तो वही है। तो ये अपना देखो आर्सेनिक के साथ एक तरीके से अपन ने एसिड बना दिया, एक एसिड, ठीक है। एंटीमनी के साथ नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी सब एक ही ग्रुप में है, इसके साथ भी मैंने यही बना दिया, एसिडिक फॉर्म बना दी, एक एसिड बना दिया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। टिन ले लूं अगर मैं ऐसा, तो अब ये किस फैमिली में आ गया, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड, कार्बन फैमिली याद रखो, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड, तो टिन कार्बन फैमिली का हो गया। तो इसका मुझे एक एसिड बनाना है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ, SN, और यहाँ क्या कर दिया मैंने H और O, और अगर इसको मुझे +4 में शो करना है तो मैं यहाँ क्या कर दूँ 3 और ये 2, तो H2SNO3 बना सकता हूँ +NO2 +H2O। तो देखो यहाँ पे स्टैनिक एसिड बन गया एक तरीके से। तो यहाँ पे भी सबसे ईक एसिड्स मैं बना रहा हूँ, इस तरीके से ईक एसिड बनाने हैं सबसे, जैसे मैंने नॉन मेटल्स में यूज किया था वैसे यहाँ पे भी वही फॉर्म में यूज कर रहा हूँ। देखो ध्यान से एक बार देख लो कैसे सबकी वैलेंसीज और ऑक्सीडेशन नंबर सेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। नाउ कम टू ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आगे चल के ध्यान रखना, क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी यूज होगा इसका बहुत। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। अब देखो मेटल एसिड से रिएक्ट करके, कोई भी मेटल लेते हो, एक्टिव मेटल अगर है तो वो एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाता है, अपना सॉल्ट, और क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर मैं मेटल और नाइट्रिक एसिड ले रहा हूं तो मेटल नाइट्रेट बनेगा और क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। अब ये नेसेंट हाइड्रोजन ही नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके इसके डिफरेंट ऑक्साइड्स बना सकता है, मतलब इसको रिड्यूस करेगी नेसेंट हाइड्रोजन, और मैं इससे क्या फॉर्म कर सकता हूँ, NO2, इससे मैं क्या फॉर्म कर सकता हूँ, NO, इससे मैं क्या फॉर्म कर सकता हूँ, अमोनिया। अगर अमोनिया बनाऊंगा तो बेस बना, बेस को फिर एसिड से रिएक्ट करा दो भाई, क्या बन जाएगा, अमोनियम NH4, अमोनियम नाइट्रेट।
इस तरीके से अपन रिएक्शन लिख सकते हैं। अच्छा, और क्या बना सकता हूँ, N2 या कभी कभी N2O देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस मुझे देखने को मिलेंगी। मतलब जब मैं मेटल और नाइट्रिक एसिड ले रहा हूँ तो मुझे मेटल नाइट्रेट तो मिलेगा ही, साथ में क्या मिलने वाला है, मेटल नाइट्रेट के साथ आपको NO2 या NO या अमोनियम नाइट्रेट या N2O, इनमें से कुछ मिलेगा। अब ये ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे मुझे पता चलेगा कि क्या मिल सकता है। सो दोज फैक्टर्स आर, फर्स्ट, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट है, इस पर डिपेंड करता है इनमें से क्या बनाऊंगा मैं, एक पॉइंट। सेकेंड, किस मेटल का ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ, वो वाला पॉइंट देखने को मुझे मिलेगा। थर्ड, टेम्परेचर क्या है। तो यहाँ पे मेन अपने को 3 फैक्टर देखने को ये मिलेंगे। अब मैं उतने सारे मेटल्स के लिए तुम इतने सारे पॉइंट्स देखोगे तो वो बहुत जल्दी याद नहीं हो पाएगा। उसके लिए देखो मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ कैसे याद रखना उसको, ठीक है। तो एक ट्रिक देखो बहुत अच्छी, मैंने मेटल्स ले लिए, कौन से, अबव लेड, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कुछ 11th में भी देख चुके हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें रेडॉक्स वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, और अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिलेगा 12th में। तो 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख सकते हैं। तो मेटल्स अबव लेड मतलब लिथियम से लेड तक जाना है। इनको जब मैं नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराता हूं तो क्या क्या मिल सकता है। मतलब इसको इस तरीके से लिख दूं कि अगर मैं मेटल अबव लेड और नाइट्रिक एसिड यूज कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा। अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज कर रहा हूं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो मुझे NO2। अगर मैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज कर रहा हूं तो N2O, और अगर मैं वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज कर रहा हूं तो वही अमोनिया, और अमोनिया फिर रिएक्ट कर जाएगी नाइट्रिक एसिड से, तो अमोनियम नाइट्रेट। ये मुझे देखने को मिलेगा, ठीक है। मेटल्स अबव लेड जिसमें लिथियम से लेड तक चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेटल बिलो लेड की बात करूं, मतलब लेड के बाद वाले, और उसको मैं नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करा रहा हूं, और अगर मैं नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज कर रहा हूं, उसमें यही NO2, मैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज कर रहा हूं तो NO, एंड इफ आई एम यूजिंग वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड तो क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं। अब यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, तो यह सिंपल सा फंडा हो गया। लेड के बाद वाले मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तुम्हें कौन से मिलेंगे, खास करके उसमें कॉपर है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, मर्क्यूरी है, गोल्ड है, ठीक है। ऐसे भी आप रख सकते हो CHAPA, ये 5 मेन मिलेंगे जिसमें कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ऐसे याद रख सकते हो CHAPA लिख के। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको, ये लेड के बाद वाले, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि खास करके प्लेटिनम और गोल्ड ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, तो ये तो डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड में भी डिसॉल्व नहीं होंगे। इनको डिसॉल्व करने के लिए अपन एक्वा रेजिया का यूज करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर ये सब अगर मिल रहे हैं तो वो बिलो लेड में ये वाली इक्वेशन अपन यूज कर लेंगे, ठीक है। मैं देखो एक आध इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ। अब सपोज मेरे को दे दिया गया कॉपर, ठीक है। तो कॉपर प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्या बन जाएगा, सोचो क्या बनाना है मुझे। कॉपर प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कॉपर प्लस HNO3, मैंने ले लिया डाइल्यूट,
और उससे क्या फॉर्म कर दूंगा मैं, कॉपर नाइट्रेट, क्यूप्रिक नाइट्रेट बनाना है, और कॉपर प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बिलो लेड वाले में है कॉपर, तो डाइल्यूट के साथ क्या बनाऊंगा मैं, NO प्लस H2O और फिर इसको बैलेंस कर लो। और यही अगर मैंने कॉपर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज कर ली होती तो यहाँ पे क्या बनाता मैं, ये तो बनना ही है, सॉल्ट तो बनना ही है, प्लस अभी देखो क्या लिखा है NO2, यहाँ पे देखो NO2, कितनी बढ़िया रिएक्शन। कई बार ऐसे भी पूछ देते हैं कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के बीच में अगर कुछ दे दिया गया, कॉपर के केस में खास करके कॉपर के केस में पूछते हैं, 50% नाइट्रिक एसिड मिला लिख देते हैं, तो सोचो डाइल्यूट तो ये बना और कॉन्सेंट्रेटेड तो ये बना, तो 50% में इन दोनों को मिला दो, और अपन पढ़ के देख चुके हैं NO और NO2 को मिलाते हैं तो N2O3 बन जाता है, तो वहाँ कई बार N2O3 देखने को मिलता है, पर वो पर्टिकुलरली सिर्फ कॉपर के केस में देखने को मिलेगा, बाकी सब जगह तुम्हारी ट्रिक काम कर जाएगी। अब सपोज यही कि मैंने जिंक ले लिया होता, तो अगर मैं आपसे कहता जिंक, तो आप देखेंगे कहाँ पे है, मैंने क्या बताया, लेड के बाद वाले ये है मेनली, जिसमें भी ये दोनों तो नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व जल्दी होते नहीं, ठीक है, तो अपन जिंक की बात कर रहे हैं तो अब लेड वाला हो गया। अब अगर जिंक में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लूंगा, जिंक प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो क्या बना दोगे, जिंक नाइट्रेट और साथ में N2 प्लस H2। कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया तो NO2, जब कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हैं तो यहाँ भी NO2 यहाँ भी NO2, ये सब चीजें थोड़ी सी याद रखने वाली है, बस सिंपल सा फंडा है। थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूं कि कौन ऐसा है जो थोड़ा सा डिफरेंट दे रहा है, तो इसमें एक तो सिर्फ देखना है एक्सेप्शन में, सबसे पहले टिन, एक्सेप्शन में आप टिन को याद रखिएगा, जिसमें मैं टिन की अभी एक रिएक्शन तुमको वो मेटालॉइड वाली दिखा चुका हूँ कि जब मैंने टिन और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज किया था तो उससे मैंने क्या बनाया था, स्टैनिक एसिड बना दिया था। तो अगर मैं टिन और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज कर रहा हूँ तो इससे तो सबसे पहले तो वही स्टैनिक एसिड जिसको मैंने H2SNO3 के फॉर्म में लिखा था और साथ में बनाया NO2, ये स्टैनिक एसिड प्लस NO2 और प्लस साथ में और क्या लिख सकते हैं H2, ये हो गया, ठीक है। पर अगर मैं टिन के साथ नाइट्रिक एसिड ले लूं, डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट, तो ध्यान रखना इन दोनों ही केस में एक तो सॉल्ट आप बना देंगे टिन नाइट्रेट का SnNO3 और साथ में तुम क्या बनाओगे, यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट की बनाना है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन में याद रख लो, वाटर से बैलेंस कर सकते हो, तो ये थोड़े एक्सेप्शन में याद रखना। टिन के केस में नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट हो या वेरी डाइल्यूट हो, इन दोनों ही केस में अपने को अमोनियम नाइट्रेट तक जाना है। कंसंट्रेटेड के साथ स्टैनिक एसिड की बात अपन पहले भी कर चुके थे जब मेटालॉइड की बात कर रहे थे, ये सारे केसेस याद रखना, बस बहुत सी रिएक्शंस तुम्हारी मैक्सिमम सब यहीं पे देखने को मिल जाएंगी। ये बात हो गई किसकी, नाइट्रिक एसिड। अब इसमें एक दो पॉइंट और देखने को मिलेंगे। क्या होता है, कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जिनको जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डिप करते हैं तो वो कुछ इनएक्टिव हो जाते हैं, उनको पैसिव बोलते हैं कि वो पैसिव हो गए, मतलब अब अपनी कॉमन रिएक्शन शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, अपनी सरफेस पे ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं और फिर वो नाइट्रिक एसिड में डिप करने पे, नाइट्रिक एसिड में डिप किया तो उसने अपनी सरफेस पे ऑक्साइड की लेयर बना ली और फिर वो आगे अपनी कॉमन रिएक्शन शो नहीं कर रहा। तो वो जो पैसिव है नाइट्रिक एसिड में, वो आपसे पूछा जा सकता है कौन से पैसिव हो जाएंगे, जिसमें खास करके अपने को देखो, एक तो कोबाल्ट है, निकल है, क्रोमियम है और एल्यूमिनियम है, और आयरन भी देखने को मिलेगा। जबकि अभी अपन ने बताया था मेटल्स अबव लेड, तो उसमें अपने को आयरन भी देखने को मिलता है। पर ये बात कर रहे हैं कि जब अपन स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम ले रहे हैं तो वहां पे आयरन भी पैसिव हो जाता है। तो इसको फी को नी ऐसे याद रख सकते हो, आयरन कोबाल्ट निकल तो लाइन से ही है पीरियोडिक टेबल में, और क्रोमियम और एल्यूमिनियम इस तरीके से याद रख सकते हो। तो ये थोड़ा याद रखने वाला पॉइंट है कि कौन से पैसिव हो सकते हैं, कौन से ऐसे हैं जो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं करेंगे या नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होंगे। वो तो खास करके प्लैटिनम और गोल्ड। दो मेटल ऐसे तुमको देखने को मिलेंगे, एक मैग्नीशियम
और एक मैंगनीज, MM याद रख लेना, है ना, MM और ऐसे S याद रख सकते हो, MMH, है ना। इसमें क्या है, मैग्नीशियम, मैंगनीज, और ये H में किस लिए बोल रहा हूँ, मतलब अगर मैं मैग्नीशियम या मैंगनीज को जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराऊंगा तो इनका सॉल्ट तो बनाना ही, मैग्नीशियम नाइट्रेट, और सिर्फ हाइड्रोजन रिलीज करना, ठीक है, और आगे के रिएक्शन आप नहीं कराएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, मतलब अगर मैग्नीशियम और मैंगनीज में से कोई दिया है ये रिएक्शन फॉलो करनी है। बाकी इन पॉइंट्स को याद रखना है, एक्सेप्शन में टिन वाला याद रखना है, पैसेज में ये याद रखना है, कितने सारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, सपोज अगर प्लैटिनम और गोल्ड की बात कर रहे हैं तो मैंने बताया वो किस में डिसॉल्व होता है, केवल एक्वा में, तो वो एक्वा वाली रिएक्शन क्या हो सकती है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड की बात कर रहा हूँ तो एक्वा भी आपसे पूछा जा सकता है। एक्वा में तो ऑलमोस्ट सभी चीजें डिसॉल्व हो जाती है। ये क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है और HCl होता है, 1 पार्ट और 3 पार्ट, मतलब 1:3 के रेशियो में आपको नाइट्रिक एसिड और HCl मिलेगा। इसकी रिएक्शन जेई में पूछी भी गई है, ध्यान रखना, तो इसलिए मैं ये रिएक्शन बता रहा हूँ, इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, आपको ज्यादा क्लियर दिख जाएगा। ये रब करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखो एक्वारिजिया की रिएक्शन में क्या लिखना है मुझे, मैं क्या ले रहा हूँ, नाइट्रिक एसिड और HCl, और मैंने इससे प्रोड्यूस करना है क्या, NaCl प्लस क्लोरीन। इसमें क्या प्रोड्यूस करनी है मुझे, नेसेंट क्लोरीन, ध्यान रखना, एंड H2O। अब इसको अगर बैलेंस करना है आपको तो ये 2 कर दीजिए, 2 और 1 3 हो गई, और यहाँ पे 2H2O कर दो तो 2 सब बैलेंस हो गया, NaCl प्लस नेसेंट क्लोरीन प्लस H2O। अब यही जो नेसेंट क्लोरीन प्रोड्यूस होती है, अब सपोज मैंने प्लेटिनम ले लिया या गोल्ड ले लिया, प्लेटिनम ले लिया तो उसको इसी नेसेंट क्लोरीन से रिएक्ट करा के PtCl4 तक चले जाओगे, प्लेटिनम प्लस 4 तक, यहाँ 4 लिख दो, उसमें क्या है, ठीक है, इसको डबल करके रिएक्शन करा दीजिए आप, ठीक है। और PtCl4 HCl से रिएक्ट करके H2PtCl6 बना देगा, इसको बैलेंस कर ले, ठीक है, ये हो गया H2PtCl6। क्लोरोप्लेटिनिक एसिड क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, ये पूछा जा सकता है। गोल्ड होता अगर यहाँ पे Au तो पहले मैं AuCl3 बनाता, फिर मैं क्लोरोऑरिक एसिड बना देता। तो ये एक्वा रेजिया वाली रिएक्शन पूछी जाती है, इसलिए उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। गोल्ड का मैंने बता दिया, पहले मैं क्या करूंगा, AuCl3 बना दूंगा गोल्ड के साथ, फिर मैं क्या बना दूंगा, क्लोरोऑरिक एसिड। क्लोरोऑरिक एसिड का फॉर्मूला कैसे बना सकता था, HAu एंड Cl4, ठीक है, यहाँ पे इसको +3 तक रखना है गोल्ड को, इसलिए ऐसा बना दिया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक्वा रेजिया वाली रिएक्शन। तो ये सारी रिएक्शन अपनी मेनली हो गई किसकी, खास करके नाइट्रिक एसिड वाली। तो ये आपको याद रखनी है, सारे पॉइंट्स मैंने इस तरीके से सब कवर कर दिया है नाइट्रिक एसिड के बारे में। जो मैं एक बात और बताने जा रहा हूँ अभी, जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला भी था कि अपन नाइट्रेट के टेस्ट की बात करेंगे, जिसमें मैंने एक फेरस सल्फेट वाली रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले बताई भी थी, तो रब कर रहा हूँ। देखो नाइट्रेट, टेस्ट ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट आयन के टेस्ट की बात मैं करने जा रहा हूँ। नाइट्रेट, और इसको नाइट्राइट आयन के टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं कई बार, NO3- और NO2- के लिए। इसमें मैं वो वाली रिएक्शन यूज करने जा रहा हूँ जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी, कौन सी, फेरस सल्फेट वाली, जिसमें मैंने क्या बताया था कि अगर मैं फेरस सल्फेट में नाइट्रिक एसिड ऐड कर रहा हूँ तो उससे क्या फॉर्म कर रहा था मैं, फेरिक सल्फेट बना था, Fe2SO4 फोस्फराइड, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, प्लस NO प्लस H2, और यहाँ पे ये जो NO बना, यही NO जो कुछ फेरस सल्फेट बच गया हो सॉल्यूशन में, उससे फिर रिएक्ट कर जाएगा और अपना एक कॉम्प्लेक्स बना देगा। अब इसको कैसे देखना है, देखो मैं कैसे लिखने जा रहा हूँ। जनरली फेरस आयन है सॉल्यूशन में, तो अपन पहले भी बात कर चुके हैं,
मेटल आयन अगर एक्वस मीडियम में है तो मेनली वो अपने हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में मिलते हैं। तो Fe+2 आयंस को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब फेरस सल्फेट नाइट्रिक एसिड के साथ फेरिक NO और H2O, फिर वही NO जो बचे हुए फेरस आयन है उसका जो एक्वा कॉम्प्लेक्स है उससे रिएक्ट करेगा और यहाँ वाटर को डिस्प्लेस करेगा। ये एक तरीके की लीगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आगे अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे। और क्या बन जाएगा FeH2O होल 5 NO प्लस H। अब यहाँ पे ध्यान रखना, एक पॉइंट बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला है कि यहाँ पे ये +1 है और ये भी +1 है, बहुत कम मिलता है देखने को +1 आयरन का, और ये ब्राउन रिंग सी बन जाती है, तो ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स भी कहलाता है। यहाँ पे हुआ क्या होगा, देखो जो NO बना, NO ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, NO प्लस में, और उस एक इलेक्ट्रॉन को अपन ने फेरस आयन को दिया होगा Fe+2 को, तो उससे क्या बन गया, Fe+2 से किसमें चला गया, Fe+1 में। इसकी बात और डिटेल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करेंगे, अभी आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़ा है इसलिए अभी मैं इतना बता दे रहा हूँ। और कैसे ब्राउन रिंग बनेगी, जैसे तुमने फेरस सल्फेट और नाइट्रिक एसिड ले लिया है, अब उसमें क्या करना है, थोड़ा सा क्या ऐड करना है मुझे, H2SO4, ठीक है। तो फेरस सल्फेट लिया है और नाइट्रिक एसिड है उसको मिला दिया है, और जब टेस्ट ट्यूब के साइड से सल्फ्यूरिक एसिड मिलाओगे तो जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड जाके वहां नीचे मीडियम में मिलेगा तो जो इंटरफेस है वहीं पे ब्राउन रिंग बन जाएगी, जहां पे H2SO4 जाके नीचे तुम्हारे फेरस सल्फेट और नाइट्रिक एसिड जो मिक्स किया है वहीं पे मिलना शुरू होगा, वहीं पे ब्राउन रिंग सी बन जाएगी टेस्ट ट्यूब में, इसीलिए इसको ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये नाइट्राइट आयन और नाइट्रेट मतलब NO3 माइनस नाइट्रेट और NO2 माइनस नाइट्राइट दोनों के लिए ये टेस्ट यूज किया जाता है। तो ये अपना टेस्ट हो गया नाइट्रेट का, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन देके यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, इन क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे देने हैं, व्हाट्सएप करने हैं, ध्यान रखना जिससे मुझे पता चले हु इज एक्टिव, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो मैंने क्या किया, NO2 और उसको रिएक्ट करा दिया NaO, क्या बना दिया, कंपाउंड A+B, और साथ में लिखने को वाटर लिख सकता हूँ। अब मैं हिंट कर दे रहा हूँ A और B क्या हो सकता है, कैसे तुमको डिसाइड करना है। NO2 नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक, एसिडिक ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, वही सॉल्ट बनाएगा, किसका सॉल्ट बनेगा, उस एसिड का जो इससे मिल सकता है, इससे दो एसिड मिल सकते हैं HNO3 और HNO2, तो उन्हीं के सॉल्ट यहाँ बनाने हैं, मैंने एक हिंट दे दिया आपको, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैंने A को सोडियम के साथ रिएक्ट करा दिया, मेटल का रिड्यूसिंग कैरेक्टर यहाँ यूज कर सकते हो, तो सोडियम के साथ रिएक्ट करा दिया मैंने A को, तो यहाँ पे मैंने क्या फॉर्म कर दिया, C+B। यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से मेटल का रिड्यूसिंग कैरेक्टर यूज करना है, यानी मेटल का ऑक्साइड बना दोगे और A को रिड्यूस कर दोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है A को कैसे रिड्यूस करना है, मैं बता सकता हूँ नाइट्रोजन बना सकते हो, तो मैं सब रिएक्शन लिख के दिखानी है, और यही रिएक्शन मैं B के साथ भी कर सकता हूँ, ठीक है। B के साथ भी मैं यही रिएक्शन दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैंने A में अगर सपोज मैंने जिंक और NaOH मिला दिया तो मैं क्या बनाऊंगा, तो मैं क्या बना सकता हूँ, अब जिंक और जिंक के ऑक्साइड का कैरेक्टर अपन कौन सा पढ़ चुके हैं, जिंक या जिंक के ऑक्साइड का कैरेक्टर एम्फोटेरिक कैरेक्टर, मैंने कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बता रखे थे जो कि एसिड से रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, बेस से रिएक्ट करके भी सॉल्ट और हाइड्रोजन रिलीज करेंगे। तो जिंक जब NaOH में मिलाओगे तो जिंक से जिंक और NaOH का सॉल्ट बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन रिलीज होगी, वही हाइड्रोजन A को क्या कर देगी, रिड्यूस। तो यहाँ A को रिड्यूस करना है, ऐसे ही B को भी रिड्यूस कर सकते हो। कहाँ तक रिड्यूस करोगे, क्या बनाओगे, गैस बनाओगे। कौन सी गैस बनाओगे, अब दिमाग चलाना, कौन सी गैस जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम मिले। तो ये क्वेश्चन आपको मुझे करके भेजना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैंने कहा कि सपोज मैंने पूछ लिया अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय, मतलब अमोनिया है, वाटर है, मैं उसमें से वाटर कैसे हटाऊं, अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। डायरेक्ट पूछते हैं अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय, तो अमोनिया का नेचर कैसा है, बेसिक।
अब मैं तुमको हिंट दे दी मैंने पहले ही बेसिक। अब मैंने ऑप्शन दिया अमोनिया कैन बी ड्राइड बाई, ऑप्शन 1 में मैंने दे दिया है H2SO4, ऑप्शन 2 में मैंने दे दिया है P2O5, ऑप्शन 3 में मैंने दे दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, और ऑप्शन 4 में मैंने दे दिया है कैल्शियम क्लोराइड। तो मैंने बता दिया अमोनिया बेसिक है, अब H2SO4 से रिएक्ट कर सकती है, ऐसी सब दिमाग चलाना। तो फर्स्ट ऑप्शन है H2SO4, P2O5, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड। जनरली एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड भी चीजों को ड्राई करने के लिए यूज करते हैं, पर यहाँ पे अमोनिया के केस में कैल्शियम क्लोराइड नहीं यूज कर पाते, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड अमोनिया के साथ अपना एडिशन कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। तो कैल्शियम क्लोराइड मैंने एक ऑप्शन बता दिया, अपने आप कट गया। अब H2SO4, P2O5 और CaO में आपको दिमाग चलाना है कौन अमोनिया को ड्राई कर सकता है, मतलब अमोनिया इनमें से किससे रिएक्ट नहीं करेगी और वो वाटर को एब्जॉर्ब कर ले। तो ये मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इनके आंसर्स मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई हु इज एक्टिव। ठीक है, बाकी अपन बात आगे की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।